तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आई नो आप लोग थोड़े से परेशान होंगे कि इतना देर के बाद ये लेक्चर अपलोड किया जा रहा है। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से ये काम नहीं हो सका, थोड़ा सा देर रुक गया था, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। अभी हम इस सफ़र में इंशाल्लाह पूरा कोर्स करने जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो बेसिकली केस हिस्ट्री मेथड है या क्लिनिकल मेथड है। इसको अगर जनरल टर्म्स के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो सिंपल ये है कि जब भी आप बहुत सारे डॉक्टर्स के या बहुत लंबा कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो आपके पास एक फ़ाइल बनती जाती है जिसके अंदर बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन होती हैं, बहुत सारी मेडिसिन की पर्चियाँ वगैरह होती हैं। तो इट मीन्स कि वो एक मुकम्मल फ़ाइल बन जाती है। सारी की सारी जितनी भी बीमारी की आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है हम उसको केस हिस्ट्री बोलते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट तरीके से इसको हैंडल भी किया जाता है और इसको स्टडी भी किया जाता है। अगर हम देखें इस चीज़ के बारे में कि जो मुआलजाती हिस्ट्री होती है, ठीक है, या मुआलजाती जो तरीक़ाकार होता है उसको केस हिस्ट्री भी कहते हैं। जब आप मेंटल इलनेस की बात करते हैं, उसके डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसे कहते हैं जो पुराने ट्रीटमेंट ले रहे हैं ना उसको ले आके चेक करवाएं। उसके ऊपर देखते हैं कि जो पुराने डॉक्टर्स थे या जिन्होंने पुराने साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको ऑलरेडी डील किया हुआ है, उनकी क्या फाइंडिंग्स थी, उनके क्या रिमार्क्स थे, उन्होंने इस बीमारी को किस तरह ट्रीटमेंट किया था। अब ये जो तरीक़ाकार है, इस तरीका ये ज़रूरी नहीं कि हम इसको मेंटल इलनेस में, इसको हम डिफरेंट और भी जितने भी हमारे पास इमोशंस हैं या जितने भी और एक्टिविटीज़ हैं हमारे एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन, उन सब के ऊपर भी इस चीज़ को, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस भी हो सकती है, इमोशनल जो रिएक्शंस होते हैं उन पर भी हो सकते हैं, आपकी एसोसिएशन आपके इन लोगों से, मिलानात भी हो सकते हैं, आपके टेंडेंसी आपकी कितनी है, और दूसरे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है उसके अंदर भी ये तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। अब होता क्या है कि अब इसके अंदर जो एक टर्म यूज़ की जाती है वो होता क्या है कि आप लोग करंट जो आपका हाल चल रहा होता है, जो करंट जो आज के दिन होता है, इससे आप अपने माजी के अंदर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, आपके जो मौजूदा किरदार होता है या जो मौजूदा बिहेवियर होता है उससे आपके पास्ट का अंदाज़ा लगाया जाता है। इसको ही हम लोग कहते हैं। अब इस तरह की मालूमात को इकट्ठी करने के लिए नॉर्मली 3 अफराद की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि तीनों, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है। ये बंदा जो आपको ट्रीटमेंट कर रहा होता है या डायग्नोसिस कर रहा होता है, ये बंदा खुद होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है। दूसरा आता है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के अंदर एक नॉमिनल फ़र्क है, ठीक है, आपको समझना चाहिए। साइकेट्रिस्ट जो होता है वो MBBS डॉक्टर होता है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो कोई डॉक्टर नहीं होता है, वो जस्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। अब इसकी स्टडी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। साइकेट्रिस्ट MBBS करके ही स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता है, साइकेट्रिस्ट बनता है। और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो जनरल एक डिग्री, जो जनरली आप कहते हैं ना, स्टैंडर्ड डिग्री ले रहा होता है। मसलन के MSc की है, MSc के बाद MS की है, MS के बाद PhD कर लेता है, या और भी डिफरेंट जो इसके रिलेटेड एसोसिएटेड कोर्सेज होते हैं, उसको करने के बाद आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। साइकेट्रिस्ट का काम ये होता है कि ये बेसिकली एक फ़र्द जो होता है, ये डॉक्टर भी होता है, फिजिशियन भी होता है, ये साइकेट्रिस्ट कोई भी हो सकता है। नॉर्मली ये MBBS ही होता है। अब इसका क्या होता है, ये क्या आपका तिब्बी मुआयना होता है, जिस्मानी जो आपका डायग्नोसिस होता है उनको कर रहा होता है। ठीक है, कि इसके अंदर कोई ऐसे कोई मेंटल इलनेस ना हो। उस थर्ड वन पे आपका आता होता है सोशल वर्कर। सोशल वर्कर कौन होता है? सोशल वर्कर से मुराद ये नहीं है कि आपके गली मोहल्ले का जो MP MN या काउंसलर ये वाला वो सोशल वर्कर नहीं है, या जो आपके पार्कों की देखभाल कर रहा है वो सोशल वर्कर नहीं है। ठीक है, उसके अंदर आपके कोई भी रिलेटिव्स जो आप लोगों को जानते होते हैं, जिन लोगों से आपको मिल जुल रहे होते हैं, उन सबको ही हम लोग क्या कह रहे होते हैं, सोशल वर्कर्स ही होते हैं। ताकि उन लोगों से आप मिलते जुलते हैं, उनको आपको बारे में पता होता है, इसलिए हम उनसे भी पूछ लेते हैं आप लोग क्या कर रहे होते हैं। इस काम के लिए नॉर्मली जो खुद बातचीत करनी पड़ती है तो अमूमन इस चीज़ के लिए इंटरव्यू किया जाता है। तो इंटरव्यू की बहुत सारी एग्ज़ाम है, वो आगे टॉपिक में हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये जो होती हैं, इंटरव्यू करने से आपको पता चलता है कि जो इंसान होता है वो अपने बारे में क्या समझ रहा है, अपनी बीमारी को क्या समझ रहा है, और अपने जो चीज़ें हैं अपने बिहेवियर्स के बारे में क्या फाइंडिंग्स देता है। इसके लिए मुख्तलिफ सवालनामे बनाए होते हैं, क्वेश्चनेयर बनाए होते हैं। ठीक है, क्वेश्चनेयर में 2 टेक्निक, पॉबिंग टेक्निक्स भी हो सकती हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग टेक्निक। क्रॉस क्वेश्चनिंग टेक्निक नॉर्मली ज़्यादा यूज़ की जा रही होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो सोशल वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके जो मुतलका अफराद होते हैं उनसे भी मालूमात इकट्ठी करता है। ये वो समझ ले वो बंदा होता है जिसको आप एक ड्यूटी असाइन करते हैं कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, कम जासूस समझ लो इसको। अब इसकी बहुत ज़्यादा
बहुत सारे टेक्निक्स के अंदर इस चीज़ का इस्तेमाल होता रहा है, ठीक है। जिन टेक्निक्स को आप आगे पढ़ते भी जाएंगे वन बाय वन करके। इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं टॉपिक की क्या है। इसके लिए क्या है, जब भी आप किसी भी मरीज़ के बारे में देखते हैं तो डायग्नोस करना होता है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे आप मरीज़ के इलाज में आसानी होती है। तिब्बी इस्तेमाल में भी इस्तेमाल किया, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, जहानत वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है इसको, इमोशनल रिएक्शन में भी। मरीज़ के माजी से मालूमात कि एक्चुअली इसका रूट कॉज क्या है इस बीमारी के अंदर, क्या कोई इसका हादसा हुआ था या क्या कोई बचपन को कोई प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कोई जेनेटिक कोई बीमारी तो नहीं है इसके अंदर, तो ये सारी इसके अंदर। और उसके बाद जो मुआवन अफराद होते हैं, जिस तरह हमने अभी 3 लोगों की बात करें, तो एक जामिया रिपोर्ट बनाते हैं। इस पर क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्ट जो माहिरीन होते हैं वो दरकार होते हैं, ठीक है। और मरीज़ की जो मालूमात जो खुद है, इंटरव्यू के जरिए हम खुद ही मालूमात ले रहे होते हैं ना, तो वो इतने रिलायबल नहीं होती है, उसकी तस्दीक नहीं की जा सकती। बहुत लंबा पीरियड हो सकता है, ठीक है, बहुत महंगा भी हो सकता है। इसकी वजह से मरीज़ अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस में हो तो उसका इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता, ठीक है। और दूसरा ये सिंपल है कि जब आप अपने बारे में किसी को बताते हैं, एक बोला जाता है, एक स्लोगन सा बोला जाता है कि वकील और डॉक्टर से कभी झूठ मत बोले, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो उसका नुकसान आपको ही होगा। इसके ऊपर आप ज़रा सोचिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।